जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तब जर्मनी के लीडर्स ने उनके सैनिकों को कहा था कि आप इसी साल के यानी 1914 के क्रिसमस तक वापस घर आ जाओगे और ये एक ऐसा वॉर होगा जिसमें यूरोप में जितनी भी आपस में देशों में छोटी छोटी लड़ाई हो रही है वो सब खत्म हो जाएगी। इट विल बी द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। इतना गलत कैसे हुआ जर्मन लीडर्स का और एलाइड लीडर्स का एस्टिमेट? उन्होंने सोचा था कि दिसंबर तक लड़ाई खत्म हो जाएगी, बट लड़ाई खत्म हुई 1918 के नवंबर में। इतना समय लग गया, 4 साल। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह था कि वेस्टर्न फ्रंट पे ट्रेंच वॉरफेयर हो रहा था, यानी एक आर्मी आगे आ रही है अटैक करने के लिए और सामने वाली जो आर्मी है वो गड्ढे खोद के बैठ गए और जो सामने से आर्मी आ रही है उसको डिफेंसिव पोजीशन से गड्ढे के अंदर से उस पर फायर कर रहे हैं। इस वजह से दोनों साइड की जो आर्मीज हैं, जर्मन आर्मी एक तरफ और एलाइड आर्मी एक तरफ, ये ट्रेंचेस में आ गए, टोटली एंट्रेंस्ड हो गए। और उसके बाद पूरी लड़ाई जो है 1914 में जो बैटल ऑफ मान हुआ था उसमें जर्मन्स को रोक दिया था फ्रेंच लोगों ने। उसके बाद से लेके पूरे 3 साल निकल गए, कुछ खास मूवमेंट ही नहीं हुआ। और एक्चुअली 1918 तक लड़ाई खत्म होते हुए भी ट्रेंचेस में लड़ाई हो रही थी। तो ट्रेंचेस की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इतना लंबा चला। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ट्रेंच वॉरफेयर इसलिए हुआ था क्योंकि जो बंदा ट्रेंच में रहेगा वो सेफ रहता है, उसकी पोजीशन डिफेंसिव है और वो सामने वाले आदमी पे आसानी से अटैक कर सकता है। बट अगर ट्रेंचेस का इतना ही एडवांटेज था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ट्रेंचेस क्यों नहीं हुए? क्यों सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ही ट्रेंच वॉरफेयर के साथ जोड़ा जाता है? इस बात का एक सिंपल सा जो रीजन है, जो अक्सर लोग कहते हैं, वो ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में टैंक्स आ गए थे और टैंक्स हैं तो ट्रेंचेस के ऊपर से टैंक निकल जाएंगे, तो जो ट्रेंचेस हैं उनका कोई फायदा ही नहीं है। बट अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचो तो ठीक है, टैंक्स का एक एडवांटेज है, वो ट्रेंचेस के ऊपर से निकल सकते हैं। बट आप मानिए कि अगर एक 100 मील लंबा ट्रेंच खुदा हुआ है ऐसा ऐसा करके जिगजैग पैटर्न में, और उसके ऊपर से चलिए मान लीजिए कि 100 टैंक आ रहे हैं, 100 चलिए 200 टैंक आ रहे हैं और वो एक एक करके निकल जा रहे हैं। बट आप समझिए कि अगर वो 200 टैंक निकल भी गए तो क्या वो 200 टैंक जो आगे निकल गए क्या वो आगे जीत पाएंगे क्या? क्योंकि उनकी जो इन्फेंट्री वो तो आ नहीं पाएगी, टैंक्स निकल जाएंगे ऊपर से, बट जो पीछे जो सैनिक जो फुट पे हैं जो सोल्जर्स, उनको तो ट्रेंच वाले रोक लेंगे ना। तो सिर्फ टैंक्स वो रीजन नहीं थे जिसके वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ट्रेंच वॉरफेयर नहीं हुआ। इसका बहुत ही डिटेल्ड रीजन है कि क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ट्रेंचेस नहीं बने थे, और उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। कहानी शुरू होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, जब जर्मनी ने अपने सोल्जर्स को कहा कि जाओ तुम वेस्टर्न फ्रंट से स्लेफन प्लान को फॉलो करते हो, ऊपर से जाके अटैक करो। शुरुआत में तो जर्मन आर्मी को सक्सेस मिली और वो काफी तेजी से मूव कर रहे थे, तो बेल्जियम को उन्होंने पूरा क्रॉस कर दिया और बेल्जियम में तबाही हो गई। बट उसको क्रॉस करके जब वो फ्रांस के पास पहुंचे, जब वो मान के एरिया में पहुंचे, नदी के पास, तो यहां पे जो फ्रेंच डिफेंडर्स हैं वो भारी मात्रा में इनको रोकने के लिए आ गए और ये जर्मन्स को रोकने के लिए डिफेंसिव पोजीशंस पे आ गए। उनके बदले में सामने जर्मन्स लोगों ने भी ट्रेंचेस खोद लिए। अब आप इमेजिन करिए कि ये दो साइड्स हैं, एकदम सिंपल तरीके से, कि दो आर्मीज हैं और दोनों ट्रेंचेस में हैं। मान लीजिए कि आपको इस साइड को हराना है, ये जर्मनी है और ये अलाइड साइड है, तो आप एक सिंपल सी चीज कर सकते हो कि ये जो आपकी जर्मन आर्मी है वो ऐसे जाके साइड से निकल जाए और इनको घेर ले, कर सकते हो ना। तो ये इतनी ऑब्वियस चीज है जो आप और मैं सोच सकते हैं, जिनको कोई भी मिलिट्री स्ट्रैटेजी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऑब्वियसली ये जर्मन साइड के कमांडर्स ने सोचा होगा और सेम यही चीज अलाइड लोगों ने सोची होगी। तो उन्होंने ये करने की कोशिश की। जर्मनी के लोग इनको इंसर्कल करने के लिए जब आगे आ रहे थे तो ये जानते थे कि ये इनको इंसर्कल करने की कोशिश करेंगे, तो ये लोग भी अपनी ट्रेंचेस को आगे बढ़ाने लगे। जब ये बढ़ाने लगे तो जर्मन लोग अपनी ट्रेंचेस आगे बढ़ाने लगे, तो ये दोनों एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रहे थे। इस चक्कर में दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। और अगर आप मैप को देखेंगे तो फ्रेंच जर्मनी का जो फ्रांस और जर्मनी का बॉर्डर है उसके ऊपर उन्होंने चलना शुरू किया और चलते 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 वो वहां तक चले गए, पीछा करते करते वो पहुंच गए समुद्र के पास, नॉर्थ सी। और ये जो दोनों साइड का जो नॉर्थ की तरफ ये लोग भाग रहे थे, इसको कहते हैं रेस टू द सी। और ये तब तक भागते रहे जब जमीन खत्म हो गई, उसके बाद तो समुद्र आ गया, तो अब क्या करोगे। और इस प्रकार ये जो लाइंस हैं, ट्रेंच लाइंस, ये लंबी लंबी लाइंस बन गई। ये 300-350 मील दूर तक ये ट्रेंचेस फैले हुए थे। मान लो कि आप बहुत ही सीनियर कोई कमांडर हो, आप हिंडनबर्ग, लुडेनडॉर्फ, इसमें से कोई इंपॉर्टेंट आदमी हो, और आपको अपने जो ट्रेंचेस में जो सोल्जर्स हैं उन तक एक मैसेज पहुंचाना है, तो आप क्या करोगे? एक तरीका तो उसका यह है कि आप मैसेंजर भेजो, एक ऐसा आदमी जो फिजिकली दौड़ के घोड़े पे कैसे भी करके ट्रेंच की फ्रंट लाइंस तक पहुंचे। और ये देखिए, अगर आपने एक मूवी बनी थी 1917 उसको देखा होगा, तो उसमें दिखाया है कि एलाइड साइड में एक मैसेज था जिनको ऑफिसर्स को अपने आगे जो एलाइड लाइंस बिल्कुल जो दूर थी वहां तक एक मैसेज पहुंचाना था अर्जेंटली। तो उन्होंने क्या किया, अपने 2 बंदों को बोला कि तुम जाके फिजिकली इस मैसेज को पकड़ा के आओ। तो बंदे कहां भागते भागते कैसे कैसे पहुंचे थे वहां पे।
तो मैसेंजर का एक तरीका था, बट ऑब्वियसली इसमें दो नुकसान है। पहली चीज तो ये कि आपका जो मैसेंजर है वो कितना ही तेज जा सकता है, दौड़ के जाएगा, चल के जाएगा, चलिए मान लीजिए इसको लिफ्ट में गए रास्ते में, वो घोड़ा उसने ले लिया या गाड़ी से कैसे पहुंच गया, फिर भी उसको घंटों लग जाएंगे इतना लंबा सफर तय करने में। दूसरा रिस्क ये है कि आपको कोई गारंटी नहीं है कि वो इंसान एक्चुअली वहां पहुंच जाएगा, रास्ते में मर गया तो इस चक्कर में आपकी जो पूरी स्ट्रैटेजी है, अगर आपका मैसेंजर आगे पहुंच ही नहीं पाया तो स्ट्रैटेजी तो फेल हो जाएगी ना। इस वजह से ये बहुत जरूरी होता था कि अगर आपको मैसेज पहुंचाना है तो आपके पास टेलीग्राफ लाइंस हो। मतलब टेलीग्राफ लाइंस पे आप फोन करके, उस जमाने के जो पुराने फोन थे उनसे आप बता सको कि हाँ भाई मेरी जो आर्मी है वो यहां पहुंची हुई है, अब बताओ हमको आगे क्या करना है। तो जो इस तरह बंदा बैठा है वो मैसेज सुनेगा और बताएगा अच्छा ठीक है, ये स्टेटस है, मैंने ये ऑर्डर दिया था, इसका ये परिणाम निकला, तो अब हमको आगे की प्लानिंग करनी है। इस वजह से क्या हो रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कि दोनों साइड की आर्मीज के पास जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो टेलीग्राफ से होता था। टेलीग्राफ लाइन जो थी वो फिक्स्ड खंबे होते थे, और अगर आपको कॉन्स्टेंटली ऑर्डर सुनने हैं, अपने सीनियर्स के फॉलो करने हैं, तो ये जरूरी होता था कि जहां पे आप हो उसके पास टेलीग्राफ लाइंस हो। अगर आपने बहुत तेज मूव किया, आपकी आर्मी आगे निकल गई, तो आप एक तरह से अपने कमांड के साथ डिस्कनेक्ट हो जाओगे। आपको उनके साथ जुड़ा रहना है तो आपको कम्युनिकेशन लगातार बरकरार रखना है। और टेलीग्राफ लाइंस क्योंकि स्टैटिक होती थी, तो इस वजह से अगर आप बहुत आगे निकल गए ब्रेकआउट करके, तो आप वहां पे अपनी पोजीशन पे बस बैठे रहोगे, एक तरह के सिटिंग डक बन जाओगे कि अब जब तक मेरे पास कोई मैसेंजर आएगा तभी मैं आगे क्या करना मुझे पता चलेगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अक्सर लोग रियलाइज नहीं करते, लोगों को लगता है कि आपने अपने ट्रेंच से बाहर निकले, सामने वाले ट्रेंच पे हमला किया और उसको मान लीजिए आपने कैप्चर कर लिया, तो लड़ाई यहां खत्म नहीं होती है। यह बहुत जरूरी होता है कि आपने जो सामने वाली ट्रेंच को कैप्चर किया है उसको आपको होल्ड करना है। अगर आपने वहां पे आपने उसको कैप्चर कर लिया तो बहुत जल्दी जो सामने वाली साइड है वो काउंटर अटैक करेगी आपके ऊपर और आपको फिर भागना पड़ेगा। और ऐसा होता था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, बहुत बार एक साइड बाहर निकली, उसने जो सामने वाले दुश्मन का जो सामने वाला ट्रेंच है उसको तो कैप्चर कर लिया, फिर सामने से काउंटर अटैक आया, फिर इनको पीछे निकल के भागना पड़ा। तो ऐसा आगे पीछे बहुत होता था। इसीलिए जरूरी था कि आप तभी अटैक लॉन्च करोगे जब आपको पता है कि आप ट्रेंच को कैप्चर कर लोगे, उसके बाद जो पूरा जो नो मैंस लैंड है उसको आप सिक्योर कर लोगे, ताकि सप्लाईज, खाना पीना, कपड़े, मतलब जो भी आपको एम्यूनिशन चाहिए, मेडिकल सप्लाईज हैं, जो लोग हताहत जिनको चोट लगी है, जो मरे हैं, उनको आप मूव कर सको। नो मैंस लैंड को सेव करना जरूरी था। इसी वजह से बहुत जरूरी होता था कि आपको कम्युनिकेशन लगातार बरकरार रखना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जैसे मैंने कहा कि टेलीग्राफ लाइंस के थ्रू बातें हो रही थी या फिर मैसेंजर्स के थ्रू, इस वजह से आप तेजी से अटैक नहीं कर पाते थे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है एक वर्ड, रेडियो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने बना दिए रेडियोस, ऐसी डिवाइसेस जिनके साथ आपको टेलीग्राफ वायर छोड़ो, आप वायरलेसली बात कर सकते थे। आपने अपना माइक लिया, रेडियो पे बात किया आपने फोन से, और आपने बता दिया कि भाई मैं अपनी पोजीशन से, आपने मुझे ऑर्डर दिया था पॉइंट ए से पॉइंट बी को जाना, मैंने बी को कैप्चर कर लिया, इसके बाद मुझे क्या करना है। अच्छा, आप बी पे आ चुके हो तो आपको वहां रुकने की जरूरत नहीं है, आपने फोन पे बात की रेडियो पे और आपको वैसे ही सारी इंफॉर्मेशन ऐसे मिनटों में मिल गई। और इसके वजह से आपको इस चीज का वेट नहीं करना है कि यहां पे मेरी इन्फेंट्री आएगी, बाकी सब लोग आएंगे, फिर यहां टेलीग्राफ लाइंस बनेंगी, फिर सप्लाईज आएंगी, फिर हम आगे मूव करेंगे। और इसी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1940 में फ्रांस के कैंपेन में जर्मनी को इतनी थंडरिंग सक्सेस मिली थी, क्योंकि जो उनके जो टैंक कमांडर्स थे, एक तो थे अपने गुडेरियन और एक रॉमल, इन्होंने यही किया था। इनको बताया गया था कि भाई तुम जाओ, जब तुम आर्डेन के थ्रू अटैक करोगे तो एक पोजीशन पे जाके जब तुमने उसको कैप्चर कर लिया तो रुकना, और जो तुम्हारी पीछे इन्फेंट्री आ रही है उसका वेट करना ताकि तुम्हारे साथ वो हो जाए, और उसके बाद फिर तुम आगे बढ़ना। बट गुडेरियन और रॉमल ने क्या किया? गुडेरियन ने तो बोला कि ठीक है, मुझे ये बताया गया कि मुझे रुकना है, बट आगे जाके आगे मूव नहीं करना है मुझे, बट मुझे आगे जाके मैं चेक कर सकता हूं कि आगे का क्या माहौल है। तो उसने उस मैसेज को ऐसे इंटरप्रेट किया कि ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि तुम आगे बढ़ सकते हो, तो उसने उस ऑर्डर को ना अपना ही कुछ इंटरप्रिटेशन लगा के वो आगे बढ़ गया। और रॉमल के बारे में तो ऐसे लोग अफवाह बनाते हैं कि उसने अपना रेडियो ऑफ कर दिया था और वो आगे बढ़ के उसने अपनी पोजीशन कैप्चर कर ली और वापस फिर फोन किया कि हाँ मैं यहां आ चुका हूं, बताओ क्या करना है। तो इस प्रकार जो जर्मन जनरल्स थे उन्होंने अपने सीनियर्स की बात नहीं मानी, बट अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकला उससे जर्मनी की ही फायदा, उनका ही फायदा हुआ। बट इससे आप देख सकते हो कि जब जर्मन टैंक्स जो थे, उनके जो पैंजर्स थे, उनके अंदर रेडियोस लगे हुए थे, तो कितना आसान था रॉमल के लिए, गुडेरियन के लिए कि आप लगातार मूव कर रहे हो ना, रुकने की बात छोड़ो, आप चलते चलते
आप बात कर सकते थे कि आपको क्या करना है, आपका क्या प्लान होने वाला है। इस वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ट्रेंचेस का कोई खास फायदा होता नहीं, क्योंकि मान लीजिए कि आपके पास एक टैंक पूरा बटालियन है, आपने ट्रेंचेस को ओवरटेक किया, उसके बाद आपको वहां रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कॉन्स्टेंटली आप रेडियो के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपको पता चल रहा है कि आपको आगे क्या करना है, आपकी इन्फेंट्री कहां पे है, आपकी सप्लाईज का क्या स्टेटस है, आपको वहां पर रुकने की जरूरत नहीं है। दूसरा बहुत बड़ा फायदा रेडियोस का यह था कि आप सिर्फ अपने सीनियर से नहीं, अपने साथियों के साथ भी कांटेक्ट में थे। मान लीजिए कि आपके पास 3 टैंक बटालियंस हैं, आप फर्स्ट टैंक बटालियन के कमांडर हो, तो बाकी जो 2 लोग हैं उनके साथ आप लगातार कोऑर्डिनेट कर सकते हो कि हाँ भाई हम इस तरह से अटैक करेंगे, हमको इस पॉइंट पे इतने बजे पहुंचना है, इतने बजे हमको रुकना है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नहीं था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वंस अगेन आपको वेट करना होता था अपने मैसेंजर को पहुंचाने का, या कोई बहुत धीरे धीरे मैसेज पहुंचता था। इस सिचुएशन में आप मिनटों में बात कर सकते हो और अपने अटैक्स को कोऑर्डिनेट कर सकते हो, जो अगेन फ्रांस के कैंपेन में जर्मनी के जनरल्स ने बेहतरीन तरीके से किया। तीसरा बड़ा एडवांटेज कि रेडियोस की वजह से आप लगातार बता सकते थे कि लेटेस्ट क्या हो रहा है बैटल फील्ड पे, और आपके जो जनरल्स हैं जो पूरी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो बिल्कुल उनके पास एकदम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, उसके हिसाब से वो प्लान बना सकते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसा नहीं था। बहुत बार तो ये हुआ था कि जर्मनी के जनरल्स, फ्रांस के जनरल्स जो अपना प्लान बनाते थे, उन्होंने प्लान बनाया और उसके जिस दिन प्लान एग्जीक्यूट हुआ उसका क्या रिजल्ट निकला, उसके 1-1.5 दिन बाद ये जनरल्स को मैसेज मिलता था कि अरे क्या हुआ एक दिन पहले। उस एक दिन में जब तक उनको मैसेज मिल रहा है तब तक बैटलफील्ड पे सिचुएशन बदल चुकी होती थी। इतनी आउटडेटेड इंफॉर्मेशन पे जब आप एक्ट करोगे तो आपके प्लान ऑब्वियसली फ्लॉड रहेंगे। इस वजह से ये बहुत जरूरी था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कि आप थोड़ा भी मूव करो तो पहले सारा कम्युनिकेशन मूव करो, सब लोगों को भारी भारी मात्रा में मूव करो, ताकि आप कॉन्स्टेंटली टच में रहो कि क्या हो रहा है फ्रंट पे, क्योंकि आपके पास कम्युनिकेशन का कोई तरीका ही नहीं था। तो एक तो ये रीजन हो गया कि इतना तेजी से रेडियो से कम्युनिकेशन हो रहा था जिसकी वजह से आर्मीज को रुकने की जरूरत नहीं थी, वो कॉन्स्टेंटली मूव कर सकते थे। और दूसरा रीजन ये था कि कम्युनिकेशन के साथ साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मैकेनाइजेशन ऑफ मूवमेंट हुआ था। यानी आपके जो आर्मीज थी वो सिर्फ पैदल नहीं चलती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काफी जो सोल्जर्स थे वो एक्चुअली उनको मार्च करना पड़ता था पैदल, और इसी वजह से बैटल ऑफ द मान जो हुआ था उसमें जब फ्रेंच सोल्जर्स को फ्रेंच लोगों ने अपनी टैक्सीज में बैठा बैठा के पहुंचाया था बैटल के फ्रंट तक, तो लोग उसको इतना महान बात मान रहे थे कि देखो हमारे सोल्जर्स को पहुंचाने के लिए लोगों ने अपनी टैक्सी लगा दी। इस बात को इसलिए इतना महान मनाया था क्योंकि लोगों ने हेल्प की, और दूसरी चीज सोल्जर्स जल्दी जल्दी फ्रंट तक पहुंच पाए। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत तो सोल्जर्स को मार्च करके जाना पड़ता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसा नहीं था, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी थी, मैकेनाइजेशन हो चुका था। इसकी वजह से सिर्फ टैंक्स नहीं थे दोनों आर्मीज के पास, उनके पास थे आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्मर्ड ट्रक्स, आर्मर्ड कार्स, और यहां तक उनके छोटी छोटी बाइक्स भी थी। आपने देखी होंगी फोटो अक्सर जिसमें एक बंदा बैठा होता है, साइड में एक छोटी सी कार लगी होती है। इसकी वजह से जो आर्मीज हैं वो जल्दी जल्दी मूव कर पाते थे। मान लीजिए कि आपने एक बड़ा सा ट्रेंच लगा हुआ है, ठीक है, आपने बहुत तेजी से उसके एक पॉइंट पर अटैक किया। पहले के जमाने में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यह था कि आपने उस पर अटैक किया, फिर आपको बाकी लोगों को आने का वेट करना है कि वो आपको रीइंफोर्स करें, तब आप आगे बढ़ोगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसा नहीं था। आपके जो टैंक्स हैं उन्होंने बहुत तेजी से एक पॉइंट को चीर दिया, ठीक है, उसके बाद वो आगे निकल जाएंगे, और जो पीछे इन्फेंट्री है वो ट्रक्स में आ रही है, आर्मर्ड कार्स में आ रही है, जो आके इस पोजीशन को आपसे टेक ओवर करेंगे और आपका काम आगे पूरा करेंगे। वो एज टैंक कमांडर्स आपको रुकने की जरूरत नहीं थी। इसी वजह से ब्लिट्जक्रीग इतना सक्सेसफुल हुआ था फ्रांस में, क्योंकि फ्रेंच कमांडर्स को यह लग रहा था कि ये लोग टैंक से जो लेके अटैक कर रहे हैं, ये एक पॉइंट को आके एक जगह पे जो हमारा फोर्टिफिकेशन है उसको तोड़ेंगे और फिर वहां पे आके रुकेंगे। बट जो टैंक कमांडर्स थे वो रुक ही नहीं रहे थे, उन्होंने एक पोजीशन को तोड़ा, फिर वो आगे बढ़ गए, फिर उसको तोड़ा, फिर आगे बढ़ गए, क्योंकि उनकी जो आर्मीज थी उनके पास इतना स्पीड था कि वो जल्दी जल्दी बहुत सारे किलोमीटर कुछ ही घंटों में कंप्लीट कर ले रहे थे। एक ये भी बात थी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मान लीजिए कि आपकी आर्मी एक जगह पे आके रुक गई है, ठीक है, तो उनको बाद में सपोर्ट करने के लिए आपको चाहिए होगा कि पीछे आप एक पूरी रेलवे लाइन बनाओ, उससे जो ट्रेन आएगी वो फिर लेके आएगी सप्लाईज आपके लिए, कि इनको जो खाने पीने का सामान चाहिए, मेडिकल सप्लाईज, एम्यूनिशन, वो ट्रेन से आता था। फिर ट्रेन से उतरा, अब ट्रेन ऐसे तो है नहीं कि वो पूरी फ्रंट तक आ जाएगी, ट्रेन जो आपका फ्रंट है उससे बहुत पीछे रहेंगी ट्रेन की लाइंस, वहां पे ट्रेन आके रुकी, तो ट्रेन जहां पे रुकी है वहां से फ्रंट तक लाने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या यूज होता था, या तो सोल्जर्स खुद उठा के लाएंगे हाथ से, या फिर घोड़े, खच्चर। अगर सच बात की जाए तो पूरे पहले विश्व युद्ध में जो मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन हुआ है खाने पीने का, मेडिकल सप्लाईज, एम्यूनिशन,
ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है घोड़े और खच्चरों को इस्तेमाल करके। इस वजह से और टाइम लगता था। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसा नहीं था। ट्रेन लाइन से सप्लाईज आई, जहां पे सप्लाईज उतारी गई हैं वहां से फ्रंट तक पहुंचाने के लिए आपके पास थी ट्रक्स, जिनको इसकी जरूरत नहीं है कि खच्चर आएंगे तो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। ट्रक्स फटाफट मूव करती थी और फ्रंट तक सामान वो तेजी से पहुंचा पाती थी। इसके बारे में आप सोच के देखो, आपको क्या लगता है कि नॉर्थ अफ्रीका का जो कैंपेन था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जहां पे इतने सैकड़ों किलोमीटर उनके टैंक्स, अफ्रीका कोर जो था रोमल का वो चलता था, फिर यहाँ पे मोंटगोमरी के जो डिविजन्स थे इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते थे, क्या वो पॉसिबल होता अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की टेक्नोलॉजी होती, उनके पास ट्रक्स नहीं होते? तो वो सिर्फ इसलिए पॉसिबल था क्योंकि ये नॉर्थ अफ्रीका का जो डेजर्ट था, लंबे लंबे रेगिस्तान थे, उन पे चलने के लिए इनके पास टैंक्स के साथ साथ ट्रक्स भी थी। और ये ट्रक्स का फायदा ये था कि ये सिर्फ बहुत लंबा डिस्टेंस नहीं, बहुत तेजी से उस लंबे डिस्टेंस को ट्रैवल कर पाते थे। इस वजह से इनकी ऑपरेशनल रेंज जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। एक और एग्जांपल देता हूं आपको। फ्रांस के कैंपेन में जब आर्डेन फॉरेस्ट का जो अटैक है जर्मन आर्मी का, जो फ्रांस आर्डेन फॉरेस्ट के बिल्कुल बीच से आ गए थे वो लोग फ्रांस को एकदम सरप्राइज करने के लिए। आपको क्या लगता है कि अगर ये जो आर्डेन फॉरेस्ट के थ्रू जर्मन आर्मी ने अटैक किया था, ये पैंजर डिविजन ने इस अटैक को लीड किया था, मतलब जर्मनी के टैंक्स आए थे। अगर टैंक्स नहीं आते, ये आर्डेन फॉरेस्ट से अगर सोल्जर्स आते जर्मनी के, मतलब दौड़ के चार्ज करके आते, इन्फेंट्री आती, तो क्या ये अटैक सक्सेसफुल होता? ये बात जरूर है कि फ्रांस की जो आर्मी है वो थोड़े से घबराते और देखते कि जंगल से इतने सोल्जर्स आ रहे हैं तो उनको मुश्किल होती। परंतु फ्रांस की जो आर्मी है इन फुट सोल्जर्स को, इन इन्फेंट्री को रोक जरूर लेती। फ्रेंच आर्मी के पास एक्चुअली कोई जवाब इसलिए नहीं था क्योंकि ये जो अटैक हुआ था आर्डेन के थ्रू, ये हुआ था मैकेनाइज्ड फोर्स को यूज करके, यानी टैंक्स के साथ साथ इतनी सारी ट्रक्स में इन्फेंट्री भर भर के सोल्जर्स आ रहे थे। क्योंकि ये अटैक इतना तेज हो रहा था, इसी वजह से फ्रांस के जो डिफेंडर्स थे, जो उनके पास एक मैजिनो लाइन थी, वो तो वहां पे थी भी नहीं, बट उसके अलावा जो थोड़े बहुत डिफेंसिव पोजीशंस थी, उनमें जो सोल्जर्स थे वो एकदम कंफ्यूज हो रहे थे कि इनको करना क्या है, क्योंकि ये इतनी तेजी से ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। और उनका पर्पस यही था जर्मन आर्मी का कि वो आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा जो वीक पॉइंट है आपके फोर्टिफिकेशन में उसको तोड़ेंगे, वहां से आगे बढ़ जाएंगे, फिर आगे बढ़ के फिर पूरा घेर के जो इन्फेंट्री है वो यहाँ पे जो डिफेंडर्स हैं उनको घेर लेंगे। इस वजह से ना जर्मन आर्मी को इतने सारे फ्रेंच सोल्जर्स को मारना नहीं पड़ रहा था, वो सिर्फ उनको घेर के उनको सरेंडर करवा दे रहे थे। इसी वजह से जो कैजुअलिटीज हुई वो तो लिमिटेड थी, मतलब काफी कैजुअलिटीज हुई, बट सारे सोल्जर्स को अगर आप मारने जाओगे तो ऑब्वियसली बहुत टाइम लगेगा। और ब्लिट्जक्रीग का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये था कि आपको रुक के लड़ाई नहीं करनी है, आपको कॉन्स्टेंटली मूव करना है। इसीलिए ब्लिट्जक्रीग को द लाइटनिंग वॉर कहते हैं, जल्दी जल्दी मूवमेंट। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करके देखते हैं। मान लीजिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये फ्रांस के लोगों ने बड़े बड़े ट्रेंचेस बनाए होते जैसे उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बनाए थे। तो उसमें क्या होता, उसमें ऐसा होता कि जो जर्मन आर्मर्ड डिविजन्स थे, उनके जो टैंक्स थे, वो एक कोई एरिया देखते जहां पे इनके जो फोर्टिफिकेशन है वो थोड़े कमजोर हैं, उनको जर्मन टैंक्स तोड़ के आगे निकल जाते। जब वो आगे निकलते उनके पीछे फटाफट इन्फेंट्री आती और टैंक्स तो आगे निकल चुके हैं, वो रुकेंगे नहीं यहाँ पे, वो आगे निकल जाएंगे और जो पीछे इन्फेंट्री आ रही है वो इन पोजीशन से जहां से उन्होंने उस फ्रेंच डिफेंस को तोड़ा है उसमें से अंदर घुस के फिर ऐसे घेर के जितने भी ट्रेंच में जो लोग हैं उनको आसानी से घेर लेंगे। और इस प्रकार अब जो अंदर जो इन्फेंट्री है, जो ट्रेंचेस में डिफेंसिव पोजीशन में है, वो अपने पीछे सप्लाई लाइन से तो कट गए क्योंकि उनको घेर लिया गया है। तो उनके पास अब बस एक तरीका है कि वो अंदर ट्रेंच में बैठ के जितना हो सके उनको रोक लें, मतलब जब तक हो सकता है या तो वो पूरी तरह मर जाए, जैसे स्पार्टन्स ने किया था, वो 300 लोगों ने अपनी जान दे दी थी, वैसा ही वो कर सकते हैं कि जो ट्रेंचेस में या तो वो आखिरी इंसान तक लड़े या फिर वो सरेंडर कर दें। क्योंकि उनके पास सप्लाईज नहीं है, अगर तो आप कितने भी बहादुर हो, आपके पास गोली ही नहीं है चलाने के लिए, तो क्या कर लोगे, या तो आप मरोगे या आप सरेंडर करोगे। और वही जो चीज है वो फ्रांस के बहुत सारे सोल्जर्स को करनी पड़ रही थी। ऐसा नहीं था कि फ्रांस के सोल्जर्स घबरा रहे थे या फिर वो बहादुर नहीं थे। ये सारा जो प्लानिंग होती है ये हमेशा ऊपर होती है। इंडिविजुअल सोल्जर्स में कोई बहादुरी या फिर ये एक टैंक कमांडर था बहुत ही जोशीला था, ऐसा नहीं होता है। बड़े स्केल पे जो प्लानिंग थी वो जर्मनी साइड पे बहुत अच्छी थी फ्रांस के कैंपेन में। और फ्रेंच जो मिलिट्री कमांडर्स थे वो बहुत पुरानी सोच से चल रहे थे कि हम डिफेंसिव लड़ाई करेंगे। उन्होंने इस चीज का उसके पास जवाब ही नहीं था कि अगर टैंक्स के थ्रू बैटल ऑफ मूवमेंट होगा तो उसको हमको कैसे काउंटर करना है। और इस चीज में जर्मनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था फ्रांस के कैंपेन। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में।
एक तो रेडियोस और दूसरा उनके पास मैकेनाइजेशन था। इन दोनों रीजंस के वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ट्रेंच वॉरफेयर नहीं हो सकता था। ये सब सुनने से ऐसा लगता है कि जो बैटल ऑफ मूवमेंट है ब्लिट्जक्रीग, वो इतना अच्छा है तो कभी फेल ही ना हो। बट यही इसकी स्पीड ही ब्लिट्जक्रीग की सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है कि ब्लिट्जक्रीग फिर अल्टीमेटली इतना अच्छा था तो फिर फेल क्यों हुआ। फेल इसलिए हुआ क्योंकि ईस्टर्न फ्रंट पे इतना लंबा लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना था इन टैंक्स को, इन जीप्स को, आर्मर्ड ट्रक्स को, कि उनके पास उतनी सप्लाईज ही नहीं थी। जर्मनी के जो कमांडर्स थे उन्होंने कहा था हिटलर को कि हम इतना लंबा डैश नहीं कर पाएंगे, मतलब हम एक डिस्टेंस तो फटाफट आ जाएंगे, वहां तक हमारी सप्लाईज आ जाएंगी, बट उसके बाद अगर हमको आगे जाना है तो हमको कांस्टेंट सप्लाई चाहिए। और हिटलर को लग रहा था कि वो फटाफट आगे पहुंच जाएंगे। उन्होंने ये चीज सोची नहीं थी कि उनकी सप्लाई की प्रॉब्लम इतनी सीरियस हो जाएगी। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि जो रेड आर्मी के सोल्जर्स हैं वो इतना टफ रेजिस्टेंस देंगे। और इसी वजह से ब्लिट्जक्रीग अल्टीमेटली फेल हुआ ईस्टर्न फ्रंट पे। तो जो इतना तेज वॉर ऑफ मूवमेंट होता है जिसमें आप टैंक्स और अपने ट्रक्स को लेके मूव कर रहे हो, ये अच्छा तो है क्योंकि आप बहुत तेजी से मूव कर सकते हो, बट ये उतना ही खतरनाक है, उतना ही डेंजरस है, क्योंकि इसको सप्लाईज की बहुत क्रिटिकल जरूरत होती है। इंसानों को आप कह दोगे कि ठीक है आपने एक दिन खाना नहीं खाया, 2 दिन खाना खाया, फिर भी आप उनसे लड़ाई करवा सकते हो। बट टैंक को अगर आपने तेल नहीं पिलाया है तो वही टैंक तो वही खड़ा हो जाएगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, वो खड़ा हो जाएगा वहीं। उसको एक बार टैंक रुक गया तो उसको आप सिर्फ डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बाकी उस टैंक को आप धक्का देके भी आगे नहीं बढ़ा सकते। ये तो हमने सारी बात कर ली कि क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ट्रेंच वॉरफेयर नहीं हो सकता था। परंतु ऐसा नहीं है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ट्रेंच वॉरफेयर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ट्रेंचेस बने थे। एग्जांपल दूं तो बैटल ऑफ सेवेस्टोपोल में ये रेड आर्मी ने जब जर्मनी का अटैक आ रहा था तो उन्होंने उससे पहले ट्रेंचेस बना के रखे थे सेवेस्टोपोल के बाहर, उसको डिफेंड करने के लिए। और इसी वजह से जर्मन आर्मी को सेवेस्टोपोल को जीतने के लिए काफी टाइम लगा था। वो तो फिर फाइनली जब जर्मन अपनी बड़ी बड़ी गन्स लेके आ गए, वो अपनी एक बड़ी सी जो तोप थी ना, गुस्ताव गन, जब वो लेके आ गए उससे उन्होंने फायर करना शुरू किया, तब फिर सेवेस्टोपोल के डिफेंसेस टूटने लगे थे। बट सेवेस्टोपोल में ट्रेंच वॉरफेयर था। और दूसरा एग्जांपल लेनिनग्राड, सीज ऑफ लेनिनग्राड जो हुआ था जिसमें जर्मन्स ने लेनिनग्राड को घेर लिया था, उसमें एक्चुअली इंटरेस्टिंग ये था कि रेड आर्मी ने जर्मन्स को रोकने के लिए जर्मन्स के वहां आने से पहले लेनिनग्राड के आसपास बहुत सारे ट्रेंचेस, बहुत सारे लेयर्स में खोद के रखे थे। और उसकी वजह से जर्मन्स को टाइम लगा इनको हराने के लिए, इनको निकालने के लिए। बट उसके बाद जब हिटलर ने ऑर्डर दिया कि आपको सिटी को अटैक नहीं करना है, आपको सिर्फ उनको एक घेरा बनाना है, सीज बनानी है, तो उन्हीं ट्रेंचेस में अब जर्मन्स बैठ गए। और इसी वजह से जब सोवियत लोग काउंटर अटैक कर रहे थे, इनके ऊपर यहां से हटाने की कोशिश कर रहे थे, तो इन्हीं ट्रेंचेस की वजह से जर्मन्स आसानी से हट नहीं पाए, क्योंकि इन ट्रेंचेस की वजह से उनको तगड़ा डिफेंस मिला। तो ऐसा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ट्रेंच वॉरफेयर हुआ है। तो ये पूरी ट्रेंचेस की जब हम बात करते हैं तो एक चीज साफ निकल के आती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्टार्टिंग में जर्मनी को इतनी सक्सेस इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने ब्लिट्जक्रीग को यूज किया था, बहुत तेजी से वो अटैक करते थे। बट जब हम इस सब के बारे में बात करते हैं तो हम जनरली सारा क्रेडिट देते हैं कुछ मिलिट्री कमांडर्स को, कुछ प्लानर्स को, जनरल्स को, टैंक कमांडर्स को, जिन्होंने ये मिशन एग्जीक्यूट किया। बट अगर आप इन सारी बातों के बारे में ध्यान से सोचोगे ना, इसके बारे में पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि इसमें एक ऐसा पहलू है जिसको कभी क्रेडिट नहीं मिलता, और वो है लॉजिस्टिक्स। ऐसे लोग जिन्होंने इन सारे बड़े बड़े अटैक्स को सपोर्ट किया। मतलब मान लीजिए कि आपका जो टैंक कमांडर है, मान लीजिए रोमल है, रोमल ने बोला कि मुझे 500 टैंक चाहिए मुझे इस पोजीशन को कैप्चर करने के लिए। तो उसको 500 टैंक तो मिल गए उसको। अब उसको उसका जो ऑयल है वो भी मिल गया और वो 500 टैंक को लेके आगे बढ़ गया। बट उसके बाद जब वो वहां पहुंच चुका है, उसको वापस आगे बढ़ना है। वो कितना भी अच्छा प्लान बना ले, कुछ भी कैसा भी स्ट्रैटेजी लगा ले, बट उसके पास अगर सप्लाईज नहीं है ना, अपने टैंक्स में डालने के लिए फ्यूल नहीं है, अपने सोल्जर्स को मूव करने के लिए एम्बुलेंसेज नहीं है, उनके पास मेडिकल सप्लाईज नहीं है, खाना नहीं है, तो चाहे रोमल हो, चाहे दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन टैक्टिशियन हो, कमांडर हो, वो कुछ नहीं कर सकता। इसी वजह से सप्लाईज की, आपकी जो लॉजिस्टिकल जो सिचुएशन होती है, उसको हैंडल करने की बहुत जरूरत होती है। और ये बहुत एक तरह से अनफॉर्चुनेट बात है कि जितनी भी बड़ी लड़ाइयां हुई हैं दुनिया में, उनमें सारा क्रेडिट ले जाते हैं कुछ कमांडर्स, कुछ जनरल्स और कई बार कुछ सिपाही। बट जो लॉजिस्टिक्स में काम करते हैं उनको कभी क्रेडिट नहीं मिलता। तो अगर आप अपने आसपास किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो भारतीय सेना में अगर लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में है, तो उनको आप थैंक्स जरूर बोलना, क्योंकि कभी अगर सिचुएशन ऐसी आती है जहां पे देश को जरूरत है किसी एनिमी से अपने आप को डिफेंड करने की,
तो लॉजिस्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये तो सारी बात हो गई ट्रेंच वॉरफेयर की। मैंने एक सोचा है कि पूरे वर्ल्ड वॉर में जितना भी ट्रेंच रिलेटेड बातें हैं उनके ऊपर मैं एक कुछ अलग से वीडियोस बनाऊंगा। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ट्रेंचेस सीधे नहीं होते थे, जिगजैग होते थे। ऐसा क्यों है? इसके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जो भी ट्रेंचेस से रिलेटेड जो वीडियो है उनकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और फाइनली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासिम को और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें।